उसने किसी नदामत के बगैर नीची आवाज में वो जवाब देकर मेरी हैरत दूर कर दी। इसी वक्त पहला सफेद पोश सुनील को कोठड़ी में बंद करके हमारी तरफ आ गया। सुनील के साथ मारधाड़ के नतीजे में उसका बेदाग लिबास जगह जगह से गंदा और खून आलूद हो चुका था। खून के धब्बे उसके हाथों और चेहरे पर भी नुमाया थे। मैंने कैदी के सामने अपनी जुबान बंद रखी। मुझे अफसोस है कि हम इसे बरकी झटके नहीं दे सकेंगे। किसी जिम्मेदार अफसर की हदायत पर और उसकी निगरानी में यह तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है। हम अपनी मर्जी से ऐसा इंतहाई कदम नहीं उठा सकते। मुझे ज़हनी झटका लगा। मैं हर मामले में पूरी नेक नियति से काम करने का आदी था। वो पहला मौका था कि मेरी हदायत को नर्म अल्फाज में मुस्तरद किया जा रहा था। मुझे इस कैफियत से संभलने में ज्यादा देर नहीं लगी। मैं STF के साथ हर किस्म की पाबंदियों से आज़ाद रहकर काम करने का आदी हो चुका था। IB वालों के साथ बराह रास्त राब्ते का वो पहला मौका था। मुझे ये याद नहीं रहा था कि वो लोग कदम कदम पर अपने आईनी इदारे के कड़े डिसिप्लिन और ज़ाब्तों में जकड़े हुए थे। वो फर्शनास एहलकार ये बात अच्छी तरह जानते थे कि अपने इख्तियारात की हदूद से तजावुज़ करने की सूरत में वो सुनील से पहले किसी अदालत में खींचे जा सकते थे। वो ख्याल जहन में आते ही मेरा जहन साफ हो गया। मैंने अपनी बात निभाने के लिए हंसते हुए कहा, मुझे तुम्हारी मजबूरियों का एहसास है। मैंने वो बात उसे धमकाने के लिए कही थी। जरूरत हुई तो ज्यादा से ज्यादा बरकी झटके के लवाजम हम इसके सामने ले आएंगे। मुझे उम्मीद है कि वो इनके इस्तेमाल के बगैर अपनी जुबान खोल देगा। इन हालात का ख्याल जहन से निकाल दो। उसने नहायत मुल्जियाना लहजे में कहा, किसी अफसर को इन बातों की भनक में मिल गई तो उसे ये यकीन दिलाना मुश्किल हो जाएगा कि हम इन हालात को इस्तेमाल करने का इरादा नहीं रखते थे। जलाल से बात करके कुछ सोचा जाएगा। मैंने खिफत अमेज लहजे में वो बात वहीं खत्म कर दी और तेजी से दफ्तर की तरफ रवाना हो गया। जलाल अपने घर पर मौजूद था। मेरी आवाज सुनते ही उसने पुरतबाक लहजे में कहा, मुबारक हो, सुना है आज तुम कोई बड़ा शिकार पकड़कर सद्दफ मेंशन में लाए हो। वो सुनील है और आसानी से जुबान खोलने पर आमादा नहीं है। मैंने किसी गर्म जोशी के बगैर सरसरी लहजा में कहा, मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने इसे सद्दफ मेंशन लाकर गलती की है। तुम्हारे आदमी इसे बाजपुरुष में एक हद से आगे जाने पर आमादा नहीं है। बाज मकामात पर मैं खुद बेबस हो जाता हूँ। ये बातें तुम्हारे लिए नई नहीं हैं। मैं तुम्हें हर बात बताता रहा हूँ। वो मेरे मातहत हैं। इनकी मजबूरियां मुझसे कहीं ज्यादा हैं। ये बताओ कि वह कैसे हाथ आ गया और इसका गुरु घंटाल कहाँ है। वो सोबराज की कमीनगाह से वाकिफ है मगर जुबान खोलने पर आमादा नहीं है। उसे तो सद्दफ मेंशन में छोड़ दो। सुबह तक मेरे आदमी राय रास्त पर ले आएंगे। जलाल की पूरे एतमाद आवाज उभरी। उस वक्त तक सोबराज खतरा भांप कर अपना ठिकाना बदल चुका होगा। जलाल के लिए भी वो वाकया बहुत अहम था। वो जानता था कि सुनील के पकड़े जाने के बाद सोबराज की कमर टूट जाएगी। वो इस वाकये की तफसील जानने के लिए बेचैन हुआ जा रहा था। उसके इसरार पर मैंने इख्तिसार के साथ उसे सारे वाकयात सुना दिए और वाज़े अल्फाज में यह भी बता दिया कि सुनील के मामले में टाल मटोल के नतीजे में हम सोबराज पर हाथ टालने के एक सुनहरी मौका से महरूम हो जाएंगे। काश मैं आज के लिए कराची में रुक गया होता तो ये सूरत हाल पेश ना आती। यहाँ से कराची के लिए आखिरी परवाज भी निकल चुकी है। मैं लाख कोशिश करूं फिर भी नाइट कोच के जरिए फजर से पहले कराची नहीं पहुंच सकता। इस वक्त तक सोबराज सुनील की तरफ से मायूस होकर अपना ठिकाना बदल चुका होगा। बदकिस्मती ये है कि माजी में हमें कई तल्ख तजर्बात से गुजरना पड़ा है। इसके बाद से हम लोग बहुत मोहतात हो गए हैं। STF की सरगर्मियां अचानक मौकूफ ना हो गई होती तो मुझे ये मुश्किल दरपेश ना होती। मैंने नर्म लहजे में शिकायत की, यहाँ हर तरफ इस वाक़े की बाज़ गश्त सुनाई दे रही है। समझ में नहीं आ रहा कि अचानक हुआ क्या है। उड़ती उड़ती खबर मिली है कि इनका बास भी कराची में है। मुझे इस बारे में खासी इत्तलात मिल चुकी थी, लेकिन मैंने जलाल की बात पर कोई तबसरा नहीं किया और पूछा, फिर अब मुझे क्या करना चाहिए। इस वक्त सुनील का मसला सबसे अहम है। सदफ मेंशन में आने के बाद वो हमारा कैदी है, लेकिन तुम चाहो तो इसे अपने साथ कहीं भी वापस ले जा सकते हो। वो रुक रुक कर पुरख्याल आवाज में कह रहा था, फिर भी मेरा मशवरा यह है कि इसे यहीं छोड़ दो। मैं अपने किसी आदमी से बात करता हूँ, तुम चले जाओ। हो सकता है कि वो लोग उसे जुबान खोलने पर मजबूर कर दें। मेरी मौजूदगी क्या इनके लिए रुकावट साबित होगी? मैंने हैरत से पूछा। ये नाजुक बातें हैं, फिलहाल इन्हें भूल जाओ और किसी को फोन पर बुला दो। मैंने रिसीवर मेज पर रखा और बाहर जाकर साफ सुथरे सफेद पोश को अंदर भेज दिया, क्योंकि उसने जलाल को फोन करके कैदी की आमद की इतला दी थी। इसे भेजकर मैं अंदर नहीं गया ताकि वो किसी झिझक के बगैर जलाल से दो टुक बातें कर सके। मैंने बाहर रुककर सिगरेट सुलगाया। कंधे लिबास वाला मुझसे इजाजत लेकर अपने दागदार कपड़े तब्दील करने के लिए चला गया था। मैं सिगरेट के कश लगाकर उसी राहदारी में टहलता रहा। इस दौरान में मुझे सदफ मेंशन की ऊपरी मंजिल से एक से ज्यादा अफराद की कराहें और बुड़बुड़ाहटें सुनाई थी, जिनसे अंदाजा हुआ कि इस वक्त सुनील वहां का अकलौता कैदी नहीं था। अपने आदमी से जलाल की गुफ्तगू ज्यादा तवील नहीं रही। सफेद पोश ने अपनी गुफ्तगू खत्म करने के बाद बाहर आकर मुझे इतला दी
कि जलाल मुझसे दोबारा बात करने का ख्वाह था। इस वक्त तक मेरी तबीयत मुजमहल हो चुकी थी। मैं इस तल्ख हकीकत से आगाह हो चुका था कि मेरे लिए आईबी वालों के साथ रहकर मुकम्मल आज़ादी से काम करना मुमकिन नहीं था। इन लोगों के अपने लगे बंदे तरीके और ज़ाब्ते थे। मेरी खुशनुदी के लिए वो किसी कीमत पर भी इनसे इनहिराफ नहीं कर सकते थे। इस मरतबा जलाल का लहजा उम्मीद अफसा था, जैसे उसने अपने आदमी से बात करके कामयाबी की कुंजी पाली हो। मुझे हौसला दिलाते हुए उसने अपनी बात का आदा किया कि मुझे सुनील को वहां छोड़कर घर लौट जाना चाहिए। इस वक्त हमें सुनील से सिर्फ सोबराई की कमीनगाह का पता दरकार था। वो कोई पेचीदा सवाल नहीं था। अपने रवायती तौर तरीकों से काम लेते हुए उसके आदमी सुनील से वो तफसील मालूम कर सकते थे। जलाल से बहस करने का कोई फायदा नहीं था। वो अपनी जिन मजबूरियों का आसिर था वो बार बार मेरे सामने आती रही थी। मेरी खातिर वो इन्हें नजरअंदाज करके अपनी नौकरी दाव पर नहीं लगा सकता था। मैंने बिला हीलो हुज्जत उसकी बात मान ली। कामयाब होते ही मेरे आदमी सबसे पहले तुम्हें फोन पर इतला देंगे, उसने मेरी दिलजोई के लिए जोर देकर कहा। अब कामयाबी और नाकामी का दारोमदार तुम्हारे आदमियों की कारकर्दगी पर है। सब कुछ जानते बूझते हुए भी मैं अपने लहजे में दर आने वाली हल्की सी तलखी पर काबू पाने में कामयाब नहीं हो सका। मुझे तुम्हारी जहनी कैफियत का अंदाजा है। तुमने एक तो अकात रखो और घर जाकर आराम करो। मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है कि तुम्हें जल्द ही अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। अभी तक इसकी गिरफ्तारी जाहिर की गई है, ना इसका रिमांड लिया गया है। मैं तुम्हें सिर्फ इतना इशारा दे सकता हूँ कि इस वक्त हमारे हाथ बड़ी हद तक खुले हुए हैं। इसे पकड़ने की कोशिशों में उसे कोई भी शदीद नुकसान पहुंच सकता है। वो एक कानूनी बारीकी थी जो मेरी समझ में आ गई, लेकिन मैंने इस पर कोई बात नहीं की और रस्मी फिक्रों के तबादले के बाद फोन बंद कर दिया। इस मुख्तसर से वक्फे में दोनों सफेद पोश अपने कपड़े तब्दील कर चुके थे। वो मुझे रुखसत करने के लिए इमारत के सदर दरवाजे तक आए। इस दौरान में हमारे दरमियान कैदी के बारे में कोई बात नहीं हुई। इनमें से एक ने मुझसे मेरा फोन नंबर दरियाफ्त किया। मैंने उसकी जेबी डायरी पर घर के नंबर के साथ मोबाइल फोन का नंबर भी लिखवा दिया। दरवाजे पर इन दोनों को अलविदा कहकर मैं वहां से रुखसत हो गया। टैक्सी लेने से पहले मुझे अचानक ख्याल आया कि मैं वाकयात की रवानी में बहकर सुनील से एक अहम सवाल पूछना भूल गया था। मैं तेज तेज कदमों से चलता हुआ दोबारा सद्दफ मैंशन के दरवाजे पर पहुंच गया। वो लोग चंद मिनट बाद मुझे अपने रूबरू पाकर हैरान रह गए। कैदी से एक अहम सवाल पूछना बाकी रह गया है। मैंने अंदर पहुंचकर उनके किसी सवाल से पहले अपनी आमद का मुद्दा बयान कर दिया। वो मेरा बहुत ज्यादा अदब कर रहे थे। एक ने फुर्ती से सेल का जालीदार दरवाजा खोल दिया। सुनील इस वक्त फर्श पर पांव फैलाए बैठा हुआ था और उसकी आंखें बंद थी। अपने सेल के सामने आहटे सुनकर उसने आंखें खोल दी और भड़क कर जारहाना अंदाज में सीधा खड़ा हो गया। अब तुम लोग दोबारा क्यों आए हो? तो उसने दुरुस्त आवाज में सवाल किया। मैं कह चुका हूं कि मुझे आज की रात यकसू होकर सोचने दो, सो मैं तुमसे बात करूंगा। मैं तुमसे तुम्हारी वल्दियत के बारे में पूछने आया हूं, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। मेरे बाप से तुम्हें क्या लेना है? वो चटक कर बोला। तुम्हारा झगड़ा मुझसे है, मुझसे मेरी बात करो। बाप दादा तक क्यों पहुंच रहे हो? यह जरूरी है। मैंने अपनी संजीदगी बरकरार रखी। यहाँ एक नाम के दो कैदी भी आ जाते हैं। इनकी शनाख्त वल्दियत से होती है। इस बार उसे किसी किस्म का तशद्दुद का सामना नहीं करना पड़ा था। वो इसके लिए गैर मामूली बात थी। उसने बहस को तूल नहीं दिया। लम्हा भर की खामोशी के बाद बोला, भोला राम। अगर भोला राम तुम्हारा बाप था तो फिर निर्मल कुमार कौन है? मैंने अचानक तेज और तल्ख लहजे में सवाल किया। वो नाम सुल्तान शाह ने टेलीफोन डायरेक्टरी में तलाश किया था। वो अपनी जगह पर खड़े खड़े यूं लहराया जैसे मेरी जुबान से निर्मल कुमार का नाम सुनकर उसे चक्कर आ गया हो, मगर फौरी तौर पर उसने संभाला ले लिया। तुम उसके बेटे का नाम जानते हो तो फिर मेरे ऊपर जुल्म क्यों कर रहे हो? जाकर उसका गिरेबान पकड़ो और उससे पूछो कि वो क्या जानता है। संभलते ही उसने शिकस्त खोरदा लहजे में एतराज किया। मेरे लिए उसके वो अल्फाज बहुत अहम थे। सुनील के वो फिक्रे मेरी उस कोशिश का माहसल थे। इनसे साफ तौर पर यह नतीजा अखज हो रहा था कि निर्मल कुमार का बाप इस चक्कर में कोई अहम हैसियत रखता था। ऐन मुमकिन था कि सुनील और सोबराय ने उसी के घर पनाह ली हुई हो। वो चालाक लोग थे, हर महाज पर अपना दामन बचाकर लड़ने की कोशिश करते थे। शेरदिल की बेवा को निर्मल कुमार के घर के बजाय दफ्तर का नंबर दिया गया था। सोबराज अपने वफादारों में भी अपनी साख कायम रखने की जिद्दोजहद कर रहा था। यही वजह थी कि उसने शेरदिल की बीवी को हर किस्म की मदद की यकीन दहानी कराई थी। इस मदद के हसूल के लिए किसी न किसी राब्ते का होना जरूरी था। सोबराज के भेजे हुए आदमी ने इस औरत को निर्मल कुमार के दफ्तर का फोन नंबर दे दिया। इन लोगों को यह गुमान भी नहीं हो सकता था कि वो नंबर हमारे हाथ लग जाएगा। ये वीरा की चालाकी और हाजिर दिमागी थी कि उसने शेरदिल के घर के दरवाजे पर पहुंचते ही बात का रुख देखकर औरत फाउंडेशन की फर्जी कहानी कर ली और घर के अंदर पहुंचने के बाद उस औरत के दिल में उतरने में कामयाब हो गई। निर्मल कुमार के दफ्तर का फोन नंबर हमें शेरदिल की बीवी या बेवा से मिला था। इस नंबर पर मेरी बात हो चुकी थी। बात करने वाले ने अपना नाम नहीं बताया था, लेकिन मेरी जुबान से हाल ही में
बेवा होने वाली औरत का जिक्र सुनकर वह मत अनगोश हो गया था। यह दीगर बात थी कि जब मैंने उससे औरत फाउंडेशन के रफाई कामों के लिए इमदाद की बात छेड़ी तो उसने बरहम होकर फोन बंद कर दिया था। मगर यह बात पाया सबूत को पहुंच चुकी थी कि वह शख्स सोबराज के कैंप से ताल्लुक रखता था। इस नंबर की मदद से सुल्तान शाह ने टेलीफोन डायरेक्टरी पर अर्क रेजी से काम किया था और इस नंबर के हवाले से पॉपुलेशन वेलफेयर के निर्मल कुमार नामी अफसर का नाम दरियाफ्त करने में कामयाब हो गया था। सुनील काफी मार खाने के बावजूद अपनी जुबान खोलने पर आमादा नहीं हुआ था, लेकिन मेरी जुबान से निर्मल कुमार का नाम सुनते ही उसका सारा कसबल निकल गया था। उसकी जुबान से निकलने वाले बेसाख्ता जवाब ने मेरी मुश्किल यकायक आसान कर दी। वहां से नाकामो नामुराद लौटते लौटते कामयाबी ने अचानक मेरे कदम चूम लिए थे। सुनील पर अपना वक्त बर्बाद करना बेसूद था। मैं इसे यह तवक्का नहीं कर सकता था कि वो मुझे निर्मल कुमार के घर का पूरा पता भी बता देगा। वो काम मुझे अपने तौर पर वो बहुत तेजी से करना था। मेरे उदास और उतरे हुए चेहरे पर नमूदार होने वाली मुसर्रत आईबी वालों की नजरों से पोशीदा नहीं रह सकी। इन्हें पसे पर्दा वाकयात के सर पैर का इल्म नहीं था। वो बात की गहराई तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो सके। इन्हें सिर्फ यह अंदाजा हो गया होगा कि इन चक्रों में निर्मल कुमार के नाम की बहुत ज्यादा अहमियत थी। चलते चलते मेरे दिल में आई कि शेरदिल की बेवा को रकम पहुंचाने वाले शख्स के बारे में भी उससे चंद सवाल कर डालूं, लेकिन मैंने वो इरादा तर्क कर दिया। वाकयात की कड़ियां बता रही थीं कि वो जो कोई भी था सोबराज का आदमी था। इसके नाम से मुझे कुछ लेना नहीं था। मैं खामोशी से सुनील की कोठड़ी से निकल आया। आईबी वालों के चेहरे मुतजस्सिस थे। वो बाजपुरुष के मुख्तसर से नए दौर के बारे में बहुत कुछ जानना चाह रहे थे, लेकिन इनमें मुझसे कोई सवाल करने की हिम्मत नहीं थी। इनके मोहतात और मुदाफाना रवैये की वजह से मेरी रग भी जरा भड़की हुई थी। मैंने अपने तौर पर इन्हें एक लफ्ज भी नहीं बताया और खुश खल्की के साथ इनसे मुसाफा करके सदफ मेंशन से वापस रवाना हो गया। घर पर वीरा मुंह फुलाए मेरी वापसी का इंतजार कर रही थी। इसके तेवर बता रहे थे कि मुझसे किसी महाज आराई के लिए तुली बैठी थी। कुदरत के अता किए हुए खूबसूरत चेहरे को तुमने क्यों बिगाड़ा हुआ है? चमू तोड़ने के लिए मैंने उसे छेड़ने में पहल कर डाली। स्टेशन 4 के दरवाजे बंद कर दिए गए थे तो तुम उसे घर क्यों नहीं लाए? उसने मुझे घूरते हुए तेज लहजे में सवाल किया। पार खाने के बाद वो पूरी आवाज में चिल्ला रहा था। मैंने मुफाहमाना लहजा में कहा, यहाँ आता तो पूरा मोहल्ला हमारे दरवाजे पर जमा हो जाता। उस हरामजादे के मुंह में हल्क तक रोई ठोंसते थे, फिर देखते कि वो कैसे कोई आवाज निकालता है। मैं उसे इस बुरी तरह उधेड़ती कि उसे छट्टी का दूध याद आ जाता। हमारा मकसद उसे मारना पीटना नहीं था, उसे सोबराज की कमीनगाह का पता मालूम करना था। मैंने रसानियत से कहा, मुजरिम के मुंह में रुई ठोंस कर बाजपुरुष या तफ्तीश नहीं की जा सकती। हर थप्पड़ और मुक्के के बाद रूनमा होने वाले नफ्सियाती तब्दीलियों से आगाह रहने के लिए कैदी की जुबान का आजाद रहना जरूरी होता है। पहले से यहां लाना चाहिए था कि हम सब इस पर अपनी भड़ास निकाल लेते। वो बेहोश था। गाड़ी अंदर लाकर हम पूरी राजदारी के साथ उस चौथे बेडरूम के गुसल खाने में डाल सकते थे। वीरा मेरी बात समझने पर आमादा नहीं थी। वक्त की भी अहमियत थी। सोबराज गैर मुइना मुद्दत तक अपनी जगह बैठा उसकी वापसी का इंतजार नहीं करता रहेगा। गड़बड़ का एहसास होती अपना ठिकाना बदलेगा। वक्त बचाकर तुमने क्या तीर मारा है? बता दिया उसने सोबराज का पता? उसने लड़ाका अंदाज में अपने हाथ फिजा में नचाते हुए सवाल किया। सोबराज को पॉपुलेशन वेलफेयर वाले निर्मल कुमार के बाप ने पनाह दी हुई है। मैंने मुस्कुराते हुए इन तीनों को इत्तला दी। वो खबर उनके लिए गैर मुतवक्का थी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि सुनील आसानी से कुछ उगल देगा। वीरा चंद सानियों तक सख्ते की हालत में बैठी मुझे घूरती रही। मैं गहरी मुस्कुराहट के साथ उसके गौसीली निगाहों में देखता रहा। आखिरकार वो खिसियाए हुए अंदाज में हंस पड़ी। निर्मल कुमार का बाप कहाँ रहता है? उसने नरमी से पूछा। इस वक्त यह $1 मिलियन का सवाल है, मैंने कहा। इस बारे में वो एक लफ्ज भी बताने पर आमादा नहीं था। सदफ मेंशन से निकल आने के बाद मुझे निर्मल कुमार का नाम याद आया। मैंने दोबारा अंदर जाकर निर्मल कुमार का नाम लिया और अपने इस्तरारी रद्दअमल पर वो काबू नहीं रख सका। मैंने उसकी सरसरी सी झलक देखी थी। सुल्तान शाह ने अपनी जुबान खोली। ऐसे कद काट और खदो खाल वाले आमतौर पर बहुत ठीठ और बेशरम होते हैं। वाह, तुम तो क्याफे के प्रोफेसर हो गए। वीरा ने उसका मजाक का उड़ाया। इसके बारे में तुम्हारा अंदाजा 100% से ज्यादा दुरुस्त है। वो मार खाने के बावजूद नगमा सरा नहीं हुआ, ये उसकी डटाई की दलील है। बेशर्मी का खुला सबूत यह है कि वो सोबराज और अपनी बीवी के करीबी मरासम से चश्मपोशी करता रहता था। वक्त हाथ से निकला जा रहा है। निर्मल के घर का सुराग कैसे मिलेगा? गजाला ने तादीबी लहजे में कहा। डायरेक्टरी पुरानी है और निर्मल अपनी जगह पर मौजूद है। इस हकीकत से ये बात सामने आती है कि पॉपुलेशन वेलफेयर सोसाइटी के महकमे में हर पत्थर अपनी जगह पर भारी है। गजाला की तंबीह सुनते ही सुल्तान शाह की जुबान चलना शुरू हो गई। वो पलकें झपकाते हुए कह रहा था, अफसरों के तबादले कम होते हैं,
निर्मल अपनी जगह पर मौजूद है तो डायरेक्टरी के मुताबिक दूसरे अफसर भी अपनी जगहों पर मौजूद होंगे। मैं अभी किसी को फोन करता हूँ। डायरेक्टरी में कई अफसरों के घरों के फोन नंबर भी दिए हुए हैं। इनमें से किसी से निर्मल के घर का पता मिल जाएगा। क्या तुम दीवाने हो गए हो? वीरा ने तुलसी से कहा। किसी को क्या पड़ी है कि वो तुम जैसे अजनबी को फोन पर उसके घर का पता बताए? यह अकल का खेल है जिसका तुम्हारे पास कहत है, उसने बरजस्ता जवाब दिया। औरतों की बेशतर अकल उनके लंबे बालों की खाद बनकर जाया हो जाती है। यही वजह है कि हम लोगों के यहाँ औरतों को नाकिस अकल करार दिया जाता है। सर अब पता तो चले कि इस वक्त तुम्हारी अकल पर किस किस्म का दौरा पड़ा हुआ है। वीरा गुर्राई। मुझे घबराई हुई आवाज में सिर्फ ये कहना होगा कि निर्मल एक हादसे में जख्मी होकर अस्पताल में अपने आखिरी सांस ले रहा है। इसके घर वालों से फौरी राब्ता जरूरी है। पता नहीं तो कम अज कम इसके घर का फोन नंबर जरूर मिल जाएगा। इस वक्त तुम वाकई दूर की कोड़ी लाए हो, मैंने तारीफी लहजे में कहा। इस नेक काम को खुद ही अंजाम दो, इसमें एक लम्हे की भी ताखीर ना करो। टेलीफोन डायरेक्टरी की पहली जिल्द इस वक्त भी ड्राइंग रूम में पड़ी हुई थी। सुल्तान शाह ने सरकारी औराक में पॉपुलेशन वेलफेयर का सफा खोला और मोहम्मद असगर नामी एक अफसर के घर का फोन नंबर नोट करके डायरेक्टरी बंद कर दी। उसने नंबर मिलाने के लिए फोन का रिसीवर उठाया ही था कि अचानक मेरे मोबाइल फोन की घंटी बजने लगी। सुल्तान शाह की मुस्तफसराना निगाहें मेरी तरफ उठ गईं। मेरे इशारे पर उसने रिसीवर वापस क्रैडल पर रख दिया। मैंने बटन दबाकर मोबाइल फोन अपने कान से लगा लिया। तुम इस वक्त कहाँ हो? दूसरी तरफ से आने वाली जलाल की आवाज ने मुझे चौंका दिया। सद्दफ मेंशन से वापस घर आ चुका हूं, मैंने खुश दिली का मुजाहरा करते हुए कहा। तुमने इस वक्त कैसे फोन किया? कैदी बोल पड़ा है। चलते चलते तुमने उससे किसी निर्मल कुमार के बारे में बात की थी। मेरे स्टाफ ने इस कलियों पर काम शुरू कर दिया। अभी इतला मिली है कि सोबराज और सुनील ने निर्मल के घर पर पनाह ली हुई थी। ये बात उसने मेरे सामने उगल दी थी। इन दोनों को निर्मल ने नहीं, इनके बाप ने पनाह दी हुई है। इस वक्त मैं इसके घर का खोई लगाने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने उसकी बात काट कर तस्हीह करते हुए कहा। फिर भी काम कुछ न कुछ आगे बढ़ा है, उसने जवाब दिया। निर्मल या उसके बाप के घर का पता भी कैदी से मिल गया है। वो लोग कैंट स्टेशन के पास रहते हैं। आज तुमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। अब सोबराज पर हाथ डालने के बारे में क्या इरादा है? मैं सोच में पड़ गया। सोबराज ने एक मुद्दत से शहर में ओदम मचाया हुआ था। मुसलसल उसका नाम सुनने में आ रहा था, लेकिन कहीं भी मेरा और उसका आमना सामना नहीं हुआ था। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं अपने हाथों से इस मरदूद की सरकोबी करूं, लेकिन मेरे लिए वो वक्त नामौजू था। STF के अमले के साथ मैं मुकम्मल आज़ादी और बालादस्ती के साथ हर काम कर गुजरता था। वो लोग एकाएक ही गैर फाल हो चुके थे। अव्वल खान का कोई पता नहीं था। सोबराज के राजमहल से फरार का वाकया इब्तदा से मेरे सीने का नासूर बना हुआ था। वो बहुत चालाक मुजरिम था, हर वक्त अपने फरार की राहें खुली रखता था। इस पर हाथ डालना हम चारों के बस से बाहर था। मुसल्ला और भारी नफरी के साथ इस ठिकाने का मुहासरा किए बगैर सोबराज को ललकारना बेसूद साबित हो सकता था। चंद गोलियां बरसाकर वो हमें एक समत में उलझाता और खुद किसी और रास्ते से फरार हो जाता। सुनील को खो देने के बाद इसमें जमकर लड़ने का हौसला नहीं रहा था। वैसे भी वो दलेर नहीं था, इसे अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा प्यार था। बुनियादी तौर पर वो FBI वालों की सजा से बचने के लिए छुपता फिर रहा था। कानून ने बाद में इसका पीछा किया था। STF नामालूम वजह के बिना पर मफलूज होकर रह गई थी। पुलिस के महकमे से कभी भी मेरी ज्यादा रस्म और राह नहीं रही थी। लेदे के आई भी रह जाती थी जो भरपूर ताकत और इख्तियार के साथ सोबराज को घेर सकती थी। वो पुरतशद्दुद तफ्तीश की तरह कोई स्वाब दीदी मामला नहीं था जिसके लिए जलाल या किसी और आला अफसर की कराची में मौजूदगी जरूरी होती। सोबराज एक खतरनाक मुजरिम था, इसके वारंट निकले हुए थे। किसी भी एजेंसी का कोई एहलकार इस पर हाथ डाल सकता था। IB वालों के पास अफरादी कुव्वत की कमी होती तो वो बाज़ाब्ता तौर पर पुलिस से मदद ले सकते थे। सोबराज की सरकोबी के इस ऑपरेशन में शिरकत की ख्वाहिश के बावजूद मेरा दिल इधर मायल नहीं हो रहा था। सबब बहुत वाज़ेह था। सुनील के बारे में मेरा सद्दफ मेंशन का ताज़ा तरीन तजर्बा ज्यादा खुशगवार नहीं रहा था। मुझे महसूस हो रहा था कि IB वालों के साथ इस मुहिम में शामिल होकर मैं अपने तौर पर कुछ भी नहीं कर सकूंगा। अव्वल ता आखिर इन्हें बालादस्ती हासिल रहेगी। इनकी इजाजत के बगैर मैं शायद एक गोली भी नहीं चला सकूंगा। मेरी हैसियत सानवी और मुबस्सर की होकर रह जाएगी। ऐसी भी अमल शमूलियत से बेहतर था कि मैं घर बैठकर इस ऑपरेशन के नताइज का इंतजार कर लेता। मैंने चंद लम्हों में बहुत तेजी से अपना वो ज़हनी तजिया मुकम्मल किया और जलाल के टोकने से पहले कहा, STF पसे पर्दा चली गई है। मेरा ख्याल है कि तुम अपने आदमियों को इसी वक्त इस काम पर लगा दो। सोबराज ज्यादा देर तक वहां नहीं रुकेगा। वो तुम्हारी तैयारियों के बावजूद राजमहल से फरार होने में कामयाब हो गया था। उसे पकड़ना हम चारों के बस की बात नहीं है। क्या तुम मेरे स्टाफ के साथ इस मुहिम में शरीक नहीं होना चाहोगे? उसने हैरत ज़दा आवाज में सवाल किया। STF के लंबे साथ ने कायदों और ज़ाब्तों के बारे में मुझे बेपरवाह बना दिया है। मैं तुम्हारे स्टाफ के डिसिप्लिन का साथ न दे सका तो बिला वजह कोई बदमज़गी पैदा हो जाएगी।
मुझे भूल जाओ और अपने आदमियों को हुक्म दे डालो। मैं इनकी कामयाबी के लिए दुआ गो रहूंगा। मुझे तुम्हारा रवैया कुछ उखड़ा उखड़ा सा महसूस हो रहा है।